दोस्तों, ये वीडियो ना तो मेंटल हेल्थ का है, ना पेरेंटिंग का है, ना ये वीडियो में मैं कोई लेक्चर देने वाली हूँ। पर ये वीडियो में मैं मेरे मन की बात कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे मन में काफ़ी दिनों से घूम रही है। और मैं इसीलिए ये बात शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि एज माय फॉलोअर्स, आप मेरा इतना कंटेंट देखते हो, मेरी वीडियोस देखते हो, तो आप थोड़ा सा मेरे लाइफ के बारे में भी जानें, मेरे विचारों के बारे में भी जानें, ताकि आपको मेरा कंटेंट या मैं जो क्या कहना चाहती हूँ उसके पीछे का मोटिव भी थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊँगी। शायद बहुत से लोग जानते नहीं हैं, पर मेरे जो पिताजी थे प्रोफेसर पी.ए. त्रिवेदी, वो एक फ्रीडम फाइटर थे। और वो अपनी प्राइम लाइफ में, प्राइम टाइम में, 16 साल की उम्र में वो 2 साल जेल में गए, क्विट इंडिया मूवमेंट में जब लड़ते थे तब। तो उनके पिताजी भी जो थे, मेरे ग्रैंडफादर, वो अहमदाबाद के जो मजदूर महाजन यूनियन था, वर्कर्स यूनियन था, उनके लीडर थे। और बहुत छोटी उम्र में जब मेरे पिताजी 12 साल के थे तब वो गुज़र गए। और जब वो गुज़र गए तो मेरे पिताजी 12 साल की उम्र में सबसे बड़े थे। उनके और छोटे 5 भाई बहन थे और उनकी विधवा माँ थी, और घर में कोई कमाने वाला नहीं था। तो मेरे फादर 12 साल की उम्र में दिन में स्कूल जाते थे और रात को मिल में काम करते थे अपने परिवार को चलाने के लिए। और ये सब तकलीफ़ों के बावजूद क्विट इंडिया मूवमेंट में मेरे पिताजी ने, मेरी बुआ ने, सब ने हिस्सा लिया। और मेरे फादर 16 साल की उम्र में बॉम्ब बनाते हुए पकड़े गए और 2 साल वो इधर साबरमती जेल में एज अ फ्रीडम फाइटर गए, जबकि उनके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। तो इनकी ये जो भावना है, इनकी जो देश के लिए कुछ करने की जो फीलिंग्स है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरे में भी दबी हुई, या इनकी कहानियाँ सुन के मेरे में आई ही होगी। बहुत से इनकी कहानियाँ बचपन में मैंने सुनी थी, फ्रीडम मूवमेंट के लिए क्या सब लोग करते थे, लोगों ने कितना बलिदान दिया था वगैरह वगैरह, बट वो सिर्फ कहानियाँ थी। और बहुत सालों तक मैंने इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचा नहीं। मेरी शादी हुई, मैंने बॉम्बे में काम किया, फिर मैं जापान गई 2 बच्चों के साथ। और वो जापान में जब गई और जब मैंने जापानीज़ समाज को देखा, वहाँ रही मैं 5 साल, तब मुझे पता चला कि देश प्रेम क्या होता है। मैंने तब 2003 में जब जापान गई थी तो देखा था कि वो लोगों को अपने देश के लिए इतना ज़्यादा प्रेम है कि हर चीज़ में वो ये प्रेम दिखाते हैं। जैसे कोई भी ट्रैफिक सिग्नल वो तोड़ते नहीं हैं, कोई रॉन्ग साइड नहीं जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि हर संडे को हमने देखा कि परिवार, 3-3 पीढ़ियाँ परिवार की बाहर निकल आके पब्लिक प्लेसेस में सफाई करती है। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक ग्लव्स पहन के हर पब्लिक प्लेस में जहाँ कचरा है वो सफाई करते हैं। फॉरेनर्स आके गंदा करते हैं तो भी जापानीज़ लोग खुद साफ़ करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा घर गंदा हुआ है तो साफ़ करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे घर में साफ़ सफाई करने के लिए एक जापानीज़ लेडी आती थी, कावातो-सान, और हमको जापान में बोला गया था 2003 में कि कचरा सेग्रीगेट करना है, सूखा कचरा, रिसाइक्लेबल कचरा अलग करना है। पर हम लोग तो इंडियंस हैं, हम लोग तो कहाँ कोई चीज़ें सुनते हैं, तो हमने कभी सीरियसली लिया नहीं। मैं सब कचरा एक ही में डालती थी। और मैंने एक दिन देखा कि वो आई मेरे घर में, पूरा मेरा डस्टबिन खोला और उसने एक एक चीज़ अलग करी, सेग्रीगेट करके डाल के आई। बड़ी खुशी से किया उसने, कोई मुँह पे कंप्लेन नहीं, और मुझे भी बताया नहीं, वो अपने आप से किया। 2-3 दिन उसने ये किया और मुझे बहुत शर्म आई कि मैं इतना भी नहीं कर सकती हूँ। और ये इंसान जो है वो दूसरे के घर में आके, वो इसलिए नहीं कर रही थी कि उसको पैसे मिल रहे थे, उसका एक काम था, बट वो इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसके मन में था कि मेरे देश में जो भी कायदा है या मेरे देश के लिए जो भी नुकसान कारक है वो मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे जो भी कायदा है वो करना चाहिए। तो वो जो भी कर रही थी अपने देश के लिए कर रही थी, मेरे लिए नहीं, ना कि उसके काम के लिए। और वहाँ ये भी एक चीज़ है कि कोई भी काम करने में लोगों को शर्म नहीं आती है। तो ये जो कावातो-सान हमारे यहाँ सफाई करने आती थी, उसका हस्बैंड तो एयरलाइंस में काम करता था, वो BMW की ओपन जीप लेके आती थी, पर फिर भी मेरे कूड़े कचरे में हाथ डाल के वो सेग्रीगेशन करती थी। तो ये मुझे बहुत छू गया, ये इनका बिहेवियर। और मैंने फिर 5 साल में बहुत से ऐसे जापानीज़ लोगों के अनुभव किए कि जिनमें उनके हर एक्शन में दिखता है कि उनको कितना देश प्रेम है और अपने देश के लिए वो कितना करते हैं। और वहाँ से जब फिर बाद में हम इंडिया आए तो मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई किसी चीज़ का पालन ही नहीं करता था। तो मैं और मेरे बच्चे, उनके दोस्तों को मिलके हम लोग हर हफ्ते हमारे जो रोड था उसकी स्ट्रीट क्लीनिंग करते थे, पब्लिक प्लेसेस में जाके सफाई अभियान करते थे। और उसी समय मोदी जी ने स्वच्छ भारत का भी जो है किया था प्रोग्राम शुरू। तो हम लोग
हफ्ते दर हफ्ते या महीने भर महीने करते रहते थे और फिर 3-4 दिन में वापस सब गंदा कर देते। तो मेरे बच्चे भी बेचारे थोड़े परेशान हो गए कि मम्मी हम क्यों करते, लोग तो समझते नहीं है। बट हमारा यही हमेशा बिलीव था कि हमें अपना ड्यूटी करना है, बाकी लोगों को जो करना है करें। और ये कहीं ना कहीं भावना आगे जाके चलती रही। मेरे बच्चे और हम आज भी ट्रैफिक रूल्स है या गवर्नमेंट के जो भी कायदे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जैसे कभी भी रेड लाइट पे हम खड़े हुए, सुबह 4 बजे भी कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, तो भी हम लाल लाइट पे खड़े ही रहेंगे, चाहे कोई भी है कि ना है। और मेरे बच्चे कभी पूछेंगे, छोटे थे तो पूछते थे कि क्यों करते, तो मैं हमेशा कहती थी कि क्योंकि यही कायदा है। जब बच्चे बड़े हुए, उनको ड्राइविंग सीखना था, तभी हमने, जब भी उनको ऑफिशियली लर्निंग लाइसेंस मिला, तभी हमने उनको ड्राइविंग या व्हीकल टच करने दिया। तो ये छोटे छोटे एरियाज़ में मुझे लग रहा है कि हमें हमारे देश के कायदे का पालन करना चाहिए और इसी तरह से हम अच्छे सिटीज़न बनते हैं। धीरे धीरे जब हम इंडिया आए और हमारे काम में भी कहीं ना कहीं अभी भी मुझे देश के लिए कुछ कर सकती हूँ मैं, ऐसा मेरे मन में था ही नहीं। पर जब हमने योगा में डॉक्टर HR नागेंद्र के इन्फ्लुएंस में आए, वो हमारे गुरुजी हैं एस व्यासा के प्रेसिडेंट, और जिन्होंने जो इंटरनेशनल योगा डे का जिन्होंने स्थापना किया अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो HR नागेंद्र जी के साथ हमने बहुत समय बिताया। और उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे मन में ये विचार डाला कि इंडिया से हमें रिसर्च करना चाहिए योगा के बारे में, वेलनेस के बारे में, और ये रिसर्च हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनके साथ जो हमने टाइम बिताया, उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया हमारी विचारधारा को कि हमें जो भी काम करना है उसको रिसर्च बेस करना है, उसको पब्लिश करना है और इंडिया का नाम ग्लोबली इस तरह से आगे ले जाना है अपने काम में, अपने रिसर्च के द्वारा। साथ साथ मैंने जब मेरा PhD शुरू किया, तब मैंने इंडिया की मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ा और तभी भी मुझे लगा कि अभी भी हमारे देश में मेंटल हेल्थ के एरिया में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, ज़्यादा रिसर्च नहीं है और ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है। तभी भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपने काम से अपने देश का कुछ भला कर सकती हूँ। अभी भी मेरे काम में मैं सोच रही थी कि मैं कितनी क्लाइंट्स बढ़ाऊँ, कितनी ट्रेनिंग करूँ, कितना पैसा बनाऊँ वगैरह वगैरह। बट जब मैं क्रिएटर्स मीट में गई, जब भारत मंडपम में जो हुआ था लास्ट ईयर, और जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सब क्रिएटर्स को अवार्ड दिए और अपनी स्पीच में ये बोला कि तुम लोग सब क्रिएट तो करते हो ट्रैवल के बारे में, फैशन के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, तो मेंटल हेल्थ के बारे में क्यों कुछ नहीं क्रिएट करते हो। और तब ऑडियंस में से मैं चिल्लाई और उनको बोला कि सर मैं मेंटल हेल्थ के बारे में कंटेंट बनाती हूँ। और उन्होंने मेरी तरफ देख के बोला कि बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बधाई हो और आपको ये करना ही चाहिए। तो ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ही पावरफुल थी, क्योंकि उस दिन मुझे पता चला कि मैं जो काम करती हूँ उससे शायद मैं अपने देश में भी एक बदलाव ला सकती हूँ। और मेरा काम चाहे कितना भी छोटा हो, अहमदाबाद की एक ऑफिस से मैं कर रही हूँ, बट इससे मैं कोई बड़े पर्पस से जोड़ के अपने देश के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। साथ साथ मेरे हस्बैंड है डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी, उनकी भी कुछ भावना ऐसी ही रही हैं। तो हमारे सेंटर से ये भावना के साथ हमने बहुत सारा रिसर्च करना शुरू किया और इसी रिसर्च की वजह से पिछले हफ्ते ही हमारा इंडिया का सबसे पहला पेपर पब्लिश हुआ एशियन जर्नल ऑफ साइकेट्री, जो टॉप टियर 1 जर्नल है, उसमें हमारा पेपर पब्लिश हुआ। एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट है उसका फॉर्म हमने जो नया इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बनाया उसका पब्लिश हुआ पेपर, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़े महीने पहले यूरोपियन जर्नल ऑफ ट्रॉमा और डिसोसिएशन में भी हमारा इंडिया से सबसे पहला पेपर कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा और RTM के बारे में छपा। तो इस तरह से एज अ सेंटर भी हम लोगों ने काम करना शुरू किया कि किस तरह से हम रिसर्च करें और हम कुछ ऐसा काम करें जिससे कि हमारे देश से ऐसी रिसर्च निकले। क्योंकि मेंटल हेल्थ में जितनी भी रिसर्च है वो दूसरे देशों की है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड की है और कई बार हमारे कल्चर में वो मैच भी नहीं होती है। तो इस तरह से जब हमने हमारे काम को एक बड़े कॉज के साथ जोड़ा, जब हमने हमारे काम को एक नेशन बिल्डिंग या अपने देश के प्रति कुछ करने के लिए जब हमने वो जोड़ा, तो हमारा काम भी एक नेक्स्ट लेवल पे आ गया। आज मैं कंटेंट भी बनाती हूँ, तो मेरा इरादा ये नहीं है कि मैं इसमें से कुछ पैसा बनाऊँ, या इसलिए मैं कोई कोलैब्स नहीं करती हूँ, कोई ब्रांड प्रमोशंस नहीं करती हूँ। आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा होगा, इसमें मैं किसी को भी पेड प्रमोशंस या कुछ नहीं करती हूँ। पर मेरा सोशल मीडिया हैंडल का पर्पस भी यही है कि मेरे देश में, मेरे देशवासियों के लिए कितना मैं मेंटल हेल्थ के बारे में उनको अवेयर करूँ। और इसलिए जो पहले मैंने इंग्लिश में कंटेंट बनाया था, फिर मैंने हिंदी में भी बनाना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरे देशवासियों
सबसे ज़्यादा उन तक पहुंचना है तो मुझे हिंदी में बनाना पड़ेगा, तो आज मैं हिंदी में भी कंटेंट बना रही हूँ। तो इसी तरह से मैं ये मानती हूँ और मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप जो भी काम करते हो उसको अगर आप एक बड़े पर्पस के साथ जोड़ो, अगर आपके काम को आप एक देश के जो नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज का एक हिस्सा बनाओ अपने मन में, तो वो काम को एक अलग एनर्जी मिलती है। चाहे आप सैंडविच बनाते हो, चाहे आप आईटी में काम करते हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ाते हो, अगर आप हर रोज़ सुबह सोचो कि आज मैं जो काम कर रही हूँ ये मेरे देश के भविष्य के लिए कर रही हूँ, मेरे देश को बनाने के लिए कर रही हूँ, तो शायद उस काम को आगे ले जाने के आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे, आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा और आपको एनर्जी भी मिलेगी। तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि सिर्फ जो सैनिक हैं या डिफेंस फोर्सेस हैं वो लोग ही हमारी देश सेवा कर सकते हैं, वो लोग ही सिर्फ नेशनलिज्म दिखा सकते हैं। मैं सोचती हूँ कि हर सिविलियन, हर इंसान जो देश में रहता है वो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर ही सकता है। अगर आप सिंपल चीज़ें भी करो, अगर आप ट्रैफिक रूल्स ही फॉलो करो, आप बाहर निकलने के टाइम हेलमेट पहन के जाओ, आप टैक्सेस भरो, आप लोगों को टाइम पे पगार दो, तो भी आप एक अच्छे सिटीज़न बन सकते हो। मेरे दूसरा विचार ये भी है कि आज ये जब मेरे में भावना आई कि मैं अपने देश को कैसे बना सकती हूँ, कैसे इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो ये भावना की वजह से आज मैं पैसे भी देती हूँ, जहाँ पे भी जाती हूँ, अगर मैं कुछ खरीदूँ या कुछ घूमने जाऊँ, होटल को दूँ, टैक्सी वाले को दूँ, चाय वाले को दूँ, तो भी मुझे दुख नहीं होता। मैं कभी बार्गेनिंग भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मैं जितना पैसा खर्च करती हूँ मेरी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए कर रही हूँ। तो मैं बड़े खुशी खुशी लोगों को पैसा देती हूँ जब मैं स्पेंड करती हूँ, और जब मैं लेती भी हूँ मेरी थेरेपीज़ और ट्रीटमेंट्स के लिए, तो भी मुझे बड़ा आनंद होता है पैसा लेने में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पैसा ले रही हूँ उसमें भी मैं इकोनॉमी को बढ़ा रही हूँ। तो मैं ये भी कहूँगी कि पैसा लेने और देने में शर्म नहीं रखनी चाहिए। इनफैक्ट नेशन बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इकोनॉमी को बढ़ाना, अपने देश की जो इकोनॉमी है उसको ग्रो करना, और ये तभी होगा जब हम वैल्यू एडेड सर्विसेज देंगे, जब हम सर्विसेज के लिए पैसे चार्ज करेंगे, और पैसे जितने चार्ज करें उसके हिसाब से हम वैल्यूएबल और उतनी ही वैल्यू की सर्विसेज दें। तो पैसा लेना देना भी एक तरह से इकोनॉमी बिल्डिंग का ही काम है, तो इससे आप मत हिचकिचाइए। मैं बिल्कुल ही कोई भी चीज़ फ्री खरीदने में, फ्री लेने में या देने में नहीं मानती हूँ, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी को कोई फ़ायदा होता नहीं है। हाँ, अपनी तरह से मुझे जो डोनेशंस करने हैं, चैरिटी करनी है, वो मैं करती हूँ और उसके बारे में एडवर्टाइज़ या पब्लिकली बताती भी नहीं हूँ। पर मेरे काम के लिए मैं ज़रूर पैसा लेती हूँ और उसमें 1 रुपये का डिस्काउंट भी नहीं देती हूँ और किसी से मैं मांगती भी नहीं हूँ। तो ये मेरी कुछ भावना है देश प्रेम के लिए। और मैं ये मानती हूँ कि जब हमने पिछले हफ्ते हमारा जो देश वॉर पे गया और हमने इतना सारा सोशल मीडिया पे देखा, तो मेरे ये विचार है कि सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है देश प्रेम दिखाने की या देश के लिए कुछ करने की। हम लोग नॉर्मल सिविलियंस को भी हमारे देश के लिए कुछ करना है और हर रोज़ उठ के करना है। और अगर कुछ भी नहीं कर सको तो कम से कम देश के कायदों का भी पालन करो, तो भी एक तरह से आप एक अच्छे सिटीज़न बनते हो। और जो आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए जो अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन दांव पे लगा देते, उनके लिए एटलीस्ट आप एक वर्दी कॉज बनते हो कि वो अपने देश की रक्षा करें। और ये देशवासी होने के तौर पे मुझे लगता है कि हमें इस तरह से हर काम में ये सोचना है कि किस तरह से मेरा काम एक बड़े कॉज के लिए यूज़ हुए। तो मैं नहीं जानती हूँ कितने लोग इसके साथ एग्री होंगे, पर ये मेरे विचार हैं। शायद मेरे पिताजी के जीन्स हैं मेरे में, या शायद मेरे जो अनुभव हैं उसकी वजह से मेरे में फीलिंग है, पर मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि मेरा भी जो मेंटल हेल्थ का काम है ये कहीं ना कहीं मैं अपने देश की जनरेशन की मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए लगा रही हूँ। और इसीलिए जब मेरी अभी बुक पब्लिश होने वाली है पेरेंटिंग की, तो मैं इसमें ज़्यादा सोचती नहीं हूँ कि कितनी बिकेगी, कितना पैसा आएगा। बस मेरा इरादा यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुक पढ़े ताकि उनको सॉल्यूशंस मिले अच्छे पेरेंट बनने के, और आगे की पीढ़ी को इसका फ़ायदा हो। मेरे मेंटल हेल्थ वीडियोस या मेरा जो भी कंटेंट है, मेरी ट्रेनिंग है, मैं थेरेपीज करती हूँ, उसमें भी मेरा यही इरादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। अभी भी मेरा इरादा पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी थेरेपीज़ अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है, हमारी ट्रेनिंग्स भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो बहुत ही गिने चुने लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है, पर ये अभी शुरुआत है। मुझे विश्वास है कि जब हमारा काम बड़ा होगा, जब ये बढ़ेगा, तो मुझे भी आइडियाज़ आएगा, सॉल्यूशन आएगा, किस तरह से मैं ये काम को इतना बढ़ाऊं कि ये हर इंसान तक ये सॉल्यूशंस पहुंच जाए बिना ज़्यादा पैसा खर्च करे। अभी हम लोग छोटे हैं, हमारा काम ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूसिव है, और इसलिए मुझे दुख होता है कि हमारा काम बहुत सिलेक्टिव लोगों तक जाता है, जो लोग हमारी फ़ीस अफोर्ड कर पाए।
पर कभी ना कभी मुझे लगता है आगे जाके जब हम बढ़ेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़ेगा या कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिलेंगे, ये भावना अगर मैंने रखी है तो आइडियाज़ भी आएंगे कि किस तरह से हमारा काम हर इंसान तक पहुँचे, हर भारत के सिटीजन तक ये मेंटल हेल्थ के सॉल्यूशंस पहुँचे, तभी मेरा काम मेरे हिसाब से सफल रहेगा। तो मेरी यही भावना के साथ मैं सुबह उठती हूँ और काम पे आती हूँ, ये सोच के कि आज मैं किस तरह से या क्या करके मेरे देश के मेंटल हेल्थ के लैंडस्केप में या मेरे देश की इकोनॉमी में किस तरह से मैं एक छोटा सा एक मार्क निशान छोड़ के जाऊं। क्या आप लोगों के इसके बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? बहुत लंबी वीडियो है, अगर अभी तक आप सुन रहे हो इसका मतलब ये कि शायद कुछ ना कुछ मेरे विचार आपको रेलेवेंट लगते हो, तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। बस यही मेरे मन की बात थी जो काफ़ी दिन से मुझे शेयर करनी थी और इसीलिए आज मैंने की। और कमेंट्स पढ़ना चाहूँगी, अगर आपके इसके बारे में कोई थॉट्स हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए।